नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान लीक हो गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान कुछ भी कर ले, अमेरिका की कोई भी शर्त मान ले, लेकिन अमेरिका ईरान पर हर हाल में हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं और इसलिए वो खामनेई शासन खत्म करने का प्लान बना रही हैं। ईरान से बातचीत ट्रंप की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बातचीत के बीच ही वो अमेरिकी सेना को हमले का आदेश दे सकते हैं, यानी बातचीत के नाम पर अमेरिका ईरान को धोखा देने की तैयारी में है और टारगेट सीधे सीधे खामनेई है। अमेरिका को खामनेई से खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। अगर कोई समझौता होता है तो वो दोनों ही पक्षों के लिए सम्मानजनक होना चाहिए। ईरान अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया झटका। दुनिया भर के देशों पर लगाए टैरिफ को किया रद्द। ट्रंप ने भी जारी किया नया आदेश, अब 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ा टकराव। चीनी सीमा में अमेरिकी विमानों ने की घुसपैठ की कोशिश। 10 F-16 विमानों को चीनी लड़ाकू विमानों ने रोका। अपने ही सैनिकों को पाकिस्तानी आर्मी ने पहचानने से किया इनकार। BLA की कैद में 7 पाकिस्तानी सैनिक। मुनीर की सेना बोली, हमारा कोई सैनिक गायब नहीं। और चलते चलते में देखेंगे, हजारों साल पुराना रहस्य आया सामने। एक ही जमीन पर कब्र और छिपने के गुप्त ठिकानों की हुई खोज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजा में सेना भेजने को लेकर पाकिस्तान में बगावत। पूर्व सैनिकों के संगठन वेस्टर्न्स ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान सरकार दे रही है मुस्लिम उम्मा को धोखा। लेबनान पर इजराइल का हमला, 12 लोगों की गई जान। फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप भी बने इजराइल का निशाना। अमेरिका के सामने झुका कनाडा, 7 दिन में बदले 5 बड़े फैसले। नेटो के लिए रक्षा खर्च 2% करने का वादा। गल्फ स्ट्रीम जेट को मंजूरी जैसे उठाए कदम। बदहाली की चपेट में पाकिस्तान, 6 साल में गरीबी 21.9% से बढ़कर 28.8% हुई। गरीबी को लेकर जारी एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी या डील, 2-3 दिन में ही सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि वो सेना को सीमित हमले का आदेश दे सकते हैं, कुछ वैसे ही जैसे वेनेजुएला को लेकर दिए गए थे, यानी खामनेई और उनका परिवार अमेरिकी हमले के निशाने पर होंगे। इसके अलावा कुछ टॉप सैनिक कमांडर और सरकार से जुड़े लोग निशाना हो सकते हैं। वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि 2 या 3 दिन में हम अमेरिका के साथ किसी समझौते के करीब पहुंच सकते हैं। ईरान की तरफ से अमेरिका को समझौते का ड्राफ्ट 2 दिन में भेजा जा सकता है, यानी अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें यह साफ हो जाएगा कि अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या फिर जंग। वैसे ट्रंप के बयान जरूर बता रहे हैं कि होनी जंग ही है, क्योंकि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बातचीत के बीच में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि अगर हमला हुआ तो लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारा देश डील के लिए तैयार है। डील ऐसी होनी चाहिए जो सभी को मंजूर हो। अराक्ची ने कहा, हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं और हम नेगोशिएशन के लिए उतने ही तैयार हैं जितना हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले कोशिश बातचीत की रहेगी। ईरान अगले 2 से 3 दिनों में एक ड्राफ्ट डील को फाइनल करने का प्लान बना रहा है, जिसे वॉशिंगटन भेजा जाएगा। तीसरे दौर की बातचीत में भी किसी तरह की रुकावट नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, शायद 1 हफ्ते या उससे ज्यादा समय में हम टेक्स्ट पर असली गंभीर बातचीत शुरू कर सकते हैं और किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ वो बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। एक तरह से ईरान ने ट्रंप को बता दिया है कि वो धमकियों के सामने झुकेगा नहीं। सैटेलाइट तस्वीरें भी बता रही है कि ईरान ने अपनी तैयारी मजबूत की है। वैसे बातचीत के विकल्प पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की तरफ से जो भी नया परमाणु प्रस्ताव आएगा उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होगा। अगर ईरान हमला टालना चाहता है तो उसे ऐसा प्रस्ताव देना होगा जिसे ठुकराया ना जा सके। फिर भी अंतिम फैसला ट्रंप को ही लेना है, जो कुछ दिनों से बातचीत की जगह जंग की तरफ बढ़ते दिखाई दे रही हैं। इसके संकेत मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने बहरीन और कतर के अपने एयरबेस खाली कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर के अल उदैद एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल दिया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने सीरिया से भी अपने सैनिक वापस निकाल लिए हैं।
इसके पीछे ईरान का खौफ बताया जा रहा है, क्योंकि ईरान साफ कर चुका है कि अगर जंग होती है तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकाने पर हमला करेगा। कतर, बहरीन, सीरिया पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान के खिलाफ नहीं करने देंगे। इसलिए यहाँ तैनात अमेरिकी सैनिक ईरान का आसान निशाना बन सकते हैं, और यही कारण है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य बेस खाली कर रहा है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच जंग पर कुछ घंटे में ही फैसला हो सकता है। अब बात ट्रंप को लगे झटके की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को पूरी तरह से गैरकानूनी करार देते हुए खारिज कर दिया है। 9 जजों की बेंच ने 6-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। कोर्ट में ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था कि 1970 के दशक में एक आपातकालीन कानून बनाया गया था। इस कानून में राष्ट्रपति को यह ताकत दी गई है कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बिना एक तरफा रूप से टैरिफ लगा सकता है। हालांकि जिस कानून का जिक्र ट्रंप ने किया उसमें टैरिफ शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रंप ने कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अपनी असाधारण शक्ति के लिए कांग्रेस से सहमति लेनी होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके हैं। इसलिए आपातकालीन अधिकार का उपयोग करके अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों पर व्यापक शुल्क लगाने का राष्ट्रपति ट्रंप का काम अवैध था। संविधान ने कांग्रेस को टैक्स लगाने की शक्ति दी, ये ताकत किसी कार्यकारी शाखा को नहीं सौंपी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताने वाले 9 जजों की बेंच में से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए जज भी शामिल हैं। यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स को भी रिपब्लिकन समर्थक माना जाता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका में जजों की नियुक्तियां सरकार की तरफ से की जाती हैं, इसलिए जजों के बीच राजनीतिक दलों के पक्ष में झुकाव भी देखा जाता है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर बहुमत उनके खिलाफ दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन ट्रंप झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद ही ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर दिया, जिसमें विदेशी सामानों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया गया। इसे तुरंत लागू भी कर दिया गया है। इस नए टैरिफ को 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत लागू किया गया है। ये धारा राष्ट्रपति को एक तरफा टैरिफ लगाने का अधिकार देती है, लेकिन इस कानूनी प्रावधान में टैरिफ केवल 150 दिनों तक ही लागू रह सकता है। इसके बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसे 150 दिन बाद आगे जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी, यानी आखिर में ट्रंप को कांग्रेस के सामने जाना ही होगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि जिन देशों से अमेरिका के समझौते हुए हैं वो कायम रहेंगे। यानी अमेरिका ने भले ही टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया हो, लेकिन दूसरे देशों में अमेरिका के सामान पर 0% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने भारत को लेकर दावा किया है कि भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा, लेकिन हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच गहराते तनाव की। चीन की ताइवान नीति के चलते पहले से ही उसका जापान और दक्षिण कोरिया से टकराव चल रहा है। चीनी लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करते रहते हैं। वैसे चीन इसे घुसपैठ नहीं मानता, बल्कि उसका कहना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है, इसलिए उसके विमानों का ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना कहीं से भी गलत नहीं है। ताइवान के मामले में अमेरिका के साथ भी चीन का टकराव चल रहा है, और अब तो उसका टकराव सीधे अमेरिका के साथ हो गया। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए, और इस बार कोई 1-2 लड़ाकू विमानों का आमना सामना नहीं हुआ, बल्कि ये संख्या दर्जनों में थी। दरअसल 10 अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों ने प्योंगटेक एयरबेस से दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान जैसे ही अमेरिकी विमान चीन के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ के करीब पहुंचे, बीजिंग ने जवाब में अपने लड़ाकू विमान उनके पीछे लगा दिए। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ADIZ किसी देश की हवाई सीमा नहीं होती, बल्कि ये वो क्षेत्र होता है जहां किसी दूसरे देश के विमानों को अपनी पहचान बतानी होती है। ADIZ को पार करने के बाद किसी देश की हवाई सीमा शुरू हो जाती है, यानी अमेरिकी विमान चीनी सीमा में दाखिल नहीं हो पाए, लेकिन वो इसके करीब जरूर पहुंच गए। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि साउथ कोरिया की सेना इस ड्रिल का हिस्सा नहीं थी। अमेरिकी सेना ने साउथ कोरिया को एक्सरसाइज की सूचना तो दी थी, लेकिन ऑपरेशनल प्लान या इसका असली मकसद शेयर नहीं किया था। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि उन्हें उड़ान की डिटेल्स के बारे में एडवांस में कुछ नहीं पता। इसलिए ये स्थिति काफी अजीब मानी जा रही है, क्योंकि दोनों देश मिलकर ही ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि अमेरिका अब कुछ मिशन अकेले ही हैंडल करने की प्लानिंग कर रहा है। इस हवाई टकराव को लेकर चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने अमेरिकी विमानों पर नजर रखी और समय पर प्रतिक्रिया दी। चीन ने अपनी नौसेना को टकराव वाले क्षेत्र में तैनात कर दिया है। वैसे चीन का इस क्षेत्र में सिर्फ ताइवान से ही टकराव नहीं चल रहा है, जापान के साथ भी उसका तनाव बना हुआ है।
जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची के उस बयान के बाद ये तनाव और भड़क गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो टोक्यो के लिए अपनी सेना तैनात करना कानूनी रूप से उचित हो सकता है, जिसके बाद से दोनों देश आमने सामने आ गए थे। और अब अमेरिका के साथ हुए इस टकराव ने इस स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। ये बात तो हर कोई मानता है कि पाकिस्तान में सरकार किसी भी सियासी दल की हो, लेकिन हुकूमत चलाती वहां की सेना ही है। इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, लेकिन उनकी सरकार के मंत्री ही खुलकर ये बोलते हैं कि फाइनल फैसले आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सहमति से ही होते हैं। लेकिन अब सवाल पाकिस्तान की सेना पर ही उठ रहे हैं, उसके सैनिक ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि अगर हम मुसीबत में फंसे तो क्या आर्मी मदद नहीं करेगी, मुसीबत के समय अपने ही सैनिकों से मुंह मोड़ लेगी। ये बात तो सभी को पता है कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल की पहाड़ियों पर जंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के सैकड़ों जवानों की जान चली गई। जब भारत ने उन सैनिकों के शवों को पाकिस्तान को सौंपना चाहा, तो पाकिस्तान की आर्मी ने ये कहते हुए शव लेने से इनकार कर दिया कि उनका कोई सैनिक जंग में शामिल नहीं है। बाद में जरूर पाकिस्तान ने कबूल किया कि उसके ही सैनिक थे। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने सैनिकों को अपना मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को 22 जनवरी को पकड़ लिया था। पाकिस्तान की सेना और बीएलए के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही थी कि अचानक ही अब पाकिस्तान की आर्मी ने कह दिया है कि उसके सैनिक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही सैनिकों को पहचानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद बीएलए ने इन सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक रोते हुए कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज सेना मुझे अपना नहीं मान रही। रोते हुए सैनिक अपना आईडी दिखा रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास पाकिस्तानी सेना का आईडी कार्ड है, ये आर्मी का ही तो है, इन्होंने ही तो हमें ये सब दिया था, हमने खुद ये तो नहीं बनाया है। फिर आर्मी कैसे कह सकती है कि हम उनके बंदे नहीं हैं। एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपील करते हुए कहता है कि हमें भर्ती किया गया था, जरूरी दस्तावेज दिए गए और अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया था। ऐसे में अब क्यों हमारी आर्मी हमें अपना मानने से इनकार कर रही है? दरअसल अब इन पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी जान जाने का डर लग रहा है, क्योंकि बीएलए की तरफ से 22 फरवरी तक की समय सीमा पाकिस्तान की सरकार को दी गई थी। वो इन सैनिकों के बदले में अपने कुछ लड़ाकों को छुड़ाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने यह कहकर कि उसका कोई भी सैनिक गायब नहीं है, बातचीत का रास्ता ही बंद कर दिया है, जिसके चलते इन सैनिकों की जान जाना तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल पाकिस्तान की आर्मी पर भी उठ रहे हैं। सरकार चाहती तो ये कह सकती थी कि वो आतंकी संगठनों से कोई बातचीत नहीं करेगी, लेकिन यहां तक सरकार और सेना अपने ही जवानों को अपना मानने से इनकार कर रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे हजारों साल पुरानी सुरंग की। जर्मनी के राइनस्टाड में जो हुआ उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने टाइम ट्रेवल फिल्म की स्क्रिप्ट हकीकत में लिख दी हो। जी हाँ, इस जगह पर पवन चक्की यानी विंड टरबाइन लगाने के लिए खुदाई चल रही थी, लेकिन वहां से जो निकला उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। यहाँ खुदाई के दौरान मजदूरों को कुछ पुरानी कब्रें मिली। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद एक और ऐतिहासिक कब्रिस्तान मिल गया। करीब 5000 साल पुरानी इन कब्रों की जांच करते करते उनकी नजर एक बड़ी पत्थर की पटिया पर पड़ी। सबको लगा कि ये किसी शासक की कब्र होगी, लेकिन जैसे ही उस पत्थर को हटाया गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई कब्र नहीं बल्कि एक सुरंग थी। हजारों साल पुरानी कब्रों के ठीक नीचे बनी इस सुरंग को अर्ड स्टोल कहा जाता है। ये सुरंग कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि इसे बेहद सख्त मिट्टी को काटकर बड़ी बारीकी से बनाया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां ऊपर वाली कब्रें हजारों साल पुरानी थी, वहीं ये सुरंग मध्य काल के आखिरी दौर में बनाई गई थी। यानी एक ही जमीन का इस्तेमाल अलग अलग युगों के लोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे, कोई दफनाने के लिए तो कोई छुपने के लिए। वहीं इस सुरंग का असली मकसद क्या था, आज तक कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों के पास कई थ्योरीज हैं, जैसे क्या लोग युद्ध या हमले के वक्त यहाँ छुपते थे, क्या इसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था, या फिर ये सिर्फ खाना बचाने के लिए बनाया गया एक प्राचीन स्टोर रूम था। सच तो यह है कि ये सुरंग आज भी एक पहेली है। ये खोज हमें याद दिलाती है कि हम जिस जमीन पर चल रहे हैं उसके नीचे न जाने कितने दौर की कहानियां दफन हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।